नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं जीडीपी। क्या देखेंगे? जी टी पी, जीडीपी। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों लाइटिंग कुछ ठीक नहीं पड़ी ज़्यादा, मैं इस पे वाइट पेपर कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हम इसे पहले परिभाषिक तौर पे थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम सबसे आसान परिभाषा का उपयोग करेंगे। तो आप लिख सकते हैं जीडीपी, जीडीपी। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, लिख लेते हैं इसे समझने का सबसे आसान तरीका। अब यहाँ से हमारी वैज्ञानिक परिभाषा शुरू हुई। किसी देश की, अभी हम इसे समझाएंगे, किसी देश की भौगोलिक, सीमाओं के अंदर एक साल में बनने वाली सभी चीजों, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, ठीक है, बाजार मूल्य। इसे अंग्रेजी में देख लेते हैं, जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल। आप इसे भगा भी सकते हैं, मतलब कि स्पीड तेज करके। आपको इंग्लिश नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट। मुझे थोड़ा सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथिन ए कंट्री। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंग्लिश है मेरी ये ट्रांसलेटेड है, ठीक है, और मैं जो मूल परिभाषा सब हिंदी का मैं जानता हूँ। कंट्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, BON बाउंड्रीज इन ए स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टाइम पीरियड आईओडी टाइम पीरियड, ठीक है। और यूजुअली ये क्या होता है, एक साल की बात होती है, लिख लेते हैं यूजुअली 1 ईयर, या क्वेश्चन को लिख लो यूजुअली, यूजुअली 1 ईयर, ठीक है। यूजुअली वन, हम सामान्यतः 1 वर्ष की बात करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से समझते हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। किसी, मान लेते हैं एक परिवार है, ठीक है। मान लेते हैं एक परिवार है जिसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब आम भाषा में परिवार का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, परिवार, ठीक है। इसका उदाहरण लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में कितने हैं, 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग, ठीक है। 4 लोग हैं। और ये परिवार एक क्या है, पूरा देश है। आपके परिवार में 4 लोग, पूरे देश में 140 करोड़ लोग। अगर आप अपने परिवार की जीडीपी निकालते हैं तो आपने ये निकालना कि 4 लोग यानी कि आपके पूरे परिवार ने साल भर में कितनी कमाई की, ठीक है। साल भर में, एक साल में कितने परिवार ने कमाई की, वह आपके परिवार का जीडीपी है। और जो साल भर में कितना उत्पादन किया, कितनी कमाई की, यहाँ पे कमाई और उत्पादन दोनों हम लेंगे। बेसिकली कमाई ही उत्पादन मैं मानता हूँ, ठीक है। तो साल भर में देश ने कितने उत्पादन किए, यानी कि 140 करोड़ लोग ने साल भर में, साल भर में परिवार ने, और साल भर में 140 करोड़ लोग साल भर में देश ने कितनी कमाई की, ये हो गया, ठीक है, जीडीपी। अगर अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, पिता जी, पिताजी आपके 6 लाख रुपए कमाते हैं, जब 6 लाख, ये एनुअल बोल रहे हैं, सालाना बोल रहे हैं, ठीक है। माता जी 4 लाख कमा लिए। मान लीजिए 2 परिवार होंगे, एक बड़े भैया जो जो भी हैं, और उसमें मान लेते हैं बेटे ने कुछ करके, कोई काम करके 1 लाख कमाया, बेटा ने 1 लाख कमाया, ठीक है। तो आपके परिवार की इनकम क्या होगी, परिवार की कुल इकाई, परिवार की कुल, परिवार की कुल आय बराबर 11 लाख, 6 4 10 11, और मेरा एक, मेरे जैसे एक निकम्मा भी होगा, ठीक है, 11 लाख। अब हम आते हैं देश की जीडीपी पे। अब यहाँ पे भारत में बहुत चीजें होती हैं, भारत में सभी फैक्ट्री, दुकानें, कंपनियां, सेवा क्षेत्र, जैसे कि हो गया सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जिसमें से हम लेते हैं आईटी सेल को, आईटी, बैंक आदि। इन लोगों ने जितना कुल मिलाकर कितना कमाया, ये देश की जीडीपी है, ठीक है। जितना मान लेते हैं कुछ भी कमाया होगा भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी बराबर, भारत की जीडीपी बराबर, झिलमिला रहा है, लाइट नहीं सही हो पा रही है, भारत की जीडीपी बराबर जो 140 करोड़ लोगों ने कमाया है वह हो गए। मान लीजिए एक किसी फाइनेंस ईयर सन 2023-24 में, यह क्या है, देश की जीडीपी जो निकलेगी, देश का जीडीपी, और ये एक क्या है, परिवार की जीडीपी, परिवार जीडीपी, ठीक है। ऐसे जीडीपी होती है। आप समझ गए होंगे जीडीपी की आगे। अब जीडीपी में कितने फैक्टर काम करते हैं, क्या शामिल किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाएगा, कैसे होगा, आगे देखते हैं।
देखते हैं आगे। जीडीपी। जीडीपी को समझने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण नियम हैं उसे हम जानेंगे। आपको जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जानना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी को जीडीपी को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम, 3 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जीडीपी, ठीक है। जीडीपी पहला नियम क्या है? नियम एक, नियम नियम एक, यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखनी की जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। केवल 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 अंतिम वस्तुएं, ओनली फाइनल गुड्स। ओके, इसे समझते हैं क्या? जैसे कि इसमें जो बीच में बनती है, जो बीच का प्रोसेस होता है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते, यानी कि बीच में बनने वाली चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ वही चीज़ गिनते हैं जो आदमी खरीदता है या इस्तेमाल करता है, ठीक है। हम बीच की चीज़ों को नहीं शामिल करते हैं। जैसे कि आटा गिनने, गेहूं नहीं गिनेंगे क्योंकि आटा तो बनाने में इस्तेमाल हो गया, ठीक है। आटा गिनेंगे लेकिन गेहूं नहीं गिनेंगे। अब उसमें पिसाई कितनी लग रही है उसको भी नहीं गिनेंगे हम। अब खेत में फार्मिंग की कटाई दवाई में कितना लगा वो भी हम नहीं काउंट करेंगे। केवल क्या होगा, आटे का पैकेट को हम इस्तेमाल कर लेंगे जीडीपी में, ठीक है। जैसे कि अगर फाइनल प्रोडक्ट को गेहूं को ही माना जाए तो गेहूं पर हम जीडीपी काउंट करेंगे। लेकिन अगर वह गेहूं जो है आटा बनाने वाली कंपनी को जाता है तो हम जो आटे का पैकेट आता है हम उसको इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वह अंतिम वस्तु है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कई एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि चाय पत्ती को कब आप फाइनल प्रोडक्ट मानेंगे, चाय को फाइनल प्रोडक्ट मानेंगे कि नहीं, तमाम चीज़ें हैं। मिठाई में कैसे कौन सा प्रोसेस होगा जो उसे फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के उल्टा सीधा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस में होगा कि क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि चाय पत्ती है, अगर किसी फाइनल किराने की दुकान में बिकने आ गई तो वह फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वही चाय पत्ती अगर कोई रेस्टोरेंट वाला ले गया है तो रेस्टोरेंट वाले के लिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, चाय उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। वही इंटरव्यू में घुमाया फिराया जाता है। इंटरव्यू की तैयारी मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन यहीं यहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझाया जाए, केवल अंतिम वस्तुएं को शामिल किया जाएगा तो केवल अंतिम वस्तुएं फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा, भौगोलिक सीमा के अंदर केवल केवल यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी वाले भी यहाँ पे बहुत ध्यान देते हैं। केवल भौगोलिक सीमा के अंदर, ओनली ओनली जो है केवल भौगोलिक सीमा के अंदर। ठीक है, केवल भौगोलिक सीमा के अंदर। आपको यहाँ ये बात लिखनी पड़ेगी कि भारतीय कंपनी अगर विदेश में कमाए तो वह भारत के जीडीपी में नहीं गिनी जाएगी।
लेकिन विदेशी कंपनी भारत में कमाए तो वह भारत के जीडीपी में गिनी जाएंगी। यह बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप इसे लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए इसे, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। भारतीय कंपनी विदेश में कमाई तो वह भारत के जीडीपी में नहीं गिना जाएगा या जाएगी। ठीक है, विदेशी कंपनी भारत में कमाए तो वह भारत के जीडीपी में गिनी जाएगी। मान लीजिए आपका एक घरेलू सीमा है, तो अगर विदेशी कंपनी यहाँ है, अगर ये भारतीय सीमा है, भारतीय सीमा है तो ये काउंट होगा, लेकिन नहीं, भारतीय सीमा के बाहर जो विदेशी कंपनी है वह नहीं गिना जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं, तीसरा क्या देखते हैं। केवल अंतिम वस्तुएं पहला है, दूसरा केवल भौगोलिक सीमा के अंदर में वस्तुएं काउंट होंगी। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है वो, एक निश्चित समय अवधि में हमेशा हमेशा जो है एक निश्चित समय अवधि में काउंट होगा। एक निश्चित समय अवधि में इस पे टाइम पीरियड निश्चित समय अवधि में। अब भारत की बात की जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में काउंट होती है। अब इसमें भी कोई ऐसा बात नहीं है जो कि आपको समझाई जाए। ठीक है, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको जाते से जाते उल्टा सीधा पढ़ा के मैं आपको खुश कर दूँ। ठीक है, तो अगर ऐसी ख्वाहिश है तो आप गलत जगह पे हो। मैं खुश करने नहीं आया हूँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही चीज़ें मैं बताने आया हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट कैमरा में कोई दिक्कत आ गई थी। तो आगे देखते हैं कि एक हम जिसके पढ़ रहे थे, केवल अंतिम वस्तुओं केवल भौगोलिक सीमा के अंदर जीडीपी की गणना की जाती है एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो हमें यह भी देखना होगा कि केवल अंतिम वस्तुओं की गणना ही की जाती है। इसे लिख लीजिए, जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। क्यों? कारण यहाँ पे कथन दे दिया जाएगा आपको, और कथन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 5 की तरह आता है। यहाँ पे कारण भी बता दिया जाएगा। कारण कारण क्या है? ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। ठीक है, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी टू प्रोडक्शन ऑफ ओनली फाइंड गुड्स सर्विसेज इट इंक्लूडेड। ठीक है, इससे मैं अपने बनाया। ठीक है, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। तो अब हम आगे आते हैं, मूल्य संवर्धन को देख लेते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मूल्य संवर्धन क्या होता है। मूल्य
संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इसे हम एक लाइन में जानेंगे, इसकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मूल संवर्धन से तात्पर्य यह है कि जैसे कि आप देखेंगे कि एग्जाम्पल, सीधी एग्जाम्पल सीखिए कि आप गेहूं को मार्केट में ले जाएंगे बेचने, तो मान लीजिए कि 20 रुपए किलो के रेट से बिक गया। लेकिन अगर उसी गेहूं को आप पिसा कर उसकी भूसियों को अलग करके बेचेंगे, तो पैकेट में बेचेंगे तो उसका रेट अलग होगा, और वह 20 रुपये किलो का बिक रहा होगा अगर गेहूं, तो वह 25 से 30 रुपये किलो का आटा बिकेगा। उसी तरह अगर उस आटे का ब्रेड बनाकर बेचा जाए तो वह और भी महंगा पड़ेगा। यही होता है वैल्यू एडिशन, कि जितना हम प्रोसेसिंग करते हैं उतना ही वैल्यू ऐड होती जाती है उसका। ठीक है, हम यहाँ पर एक फैक्ट को जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कोई मैंने मूल्य संवर्धन को समझाने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे 10 रुपये किलो का आटा होगा, 2 रुपया पिसाई आपने लगा लिया, तो वह सॉरी 10 रुपये गेहूँ होगा, 2 रुपये के पिसाई हो गए थे, यानी कि 12 रुपये का आटा आप बेच रहे हैं। या फिर आप अपनी तरफ से एक कॉस्ट रखते हैं, तो मान लीजिए 13 रुपये का होगा, आप अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, पैकेट में करेंगे तो और महंग बिकेगा। उसी तरह ये 12 रुपये का आटा हो गया, मान लीजिए उसका जो कॉस्ट ब्रेड बनाने में आई, मान लीजिए 10 रुपये आई, तो कितना हो गया, 22 रुपये का हो गया। मान लीजिए आप अपनी तरफ से कुछ कॉस्ट अपना खर्च रखते हैं, तो इससे ही मूल्य संवर्धन होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है, तो उसका एक विकल्प यह हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की आवश्यकताओं पर किए जाने वाला मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए आप लिख लीजिए, यह ध्यान अभी थोड़ा नया नया है, यह ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी, यह ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है, तो उसका उसका एक विकल्प यह हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की यहाँ तक लिख लिए होंगे, अलग अलग उत्पादन की अवसंरचना या फिर कह दें रचना। ठीक है, ये जो स्टेज आप जो अच्छा समझते हैं आप कर दीजिए। मैं अवसंरचना लिखूंगा, अवसंरचना संरचना पर किए जाने वाले मूल्य मूल्य संवर्धन को
आपस में जोड़ लिया जाए। ठीक है, इसे इंग्लिश में कर लें, इफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूडेड ठीक है, आर टू बी इंक्लूडेड in the calculation of GDP, then there is an option of getting total of all value addition which have been done of various stages of production of good एंड सर्विसेज। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वेरियस स्टेज को हमने यहाँ क्या किया था अवसंरचना, जैसे कि कभी कभी हिंदी वाला मुझे दिक्कत करता है, सभी को दिक्कत करता है। ठीक है, एंड सर्विसेज हो गया। और आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि मूल संवर्धन जो है, मैंने मूल संवर्धन आपको समझा दिया है। भारत के द्वारा सन 2015 में, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, भारत के द्वारा सन 2015 में जीडीपी के अनुमान के लिए यह विधि अपनाई गई है। ठीक, अनुमान के लिए एसएनए का मतलब सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ठीक है, अब लिखिए जीडीपी के अनुमान के लिए एसएनए सन 2008, हाँ एसएनए सन 2008 के अंतर्गत इस विधि को लागू किया गया है। ठीक है, इस विधि को लागू किया गया है। अब अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इंडिया अडॉप्टेड द मेथड ऑफ जीडीपी एसेसमेशन इन सन 2015 अंडर एसएनए सन 2008। ठीक है, मुझे लगता है मुझे इंग्लिश सभी नहीं साथ में करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए। अब हम आगे देखते हैं, जीडीपी की एक समझ के जमा किया जाना चाहिए। ठीक है, जीडीपी हमको लगता है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी के अंदर जितनी वस्तुएं, जितनी चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए थी हमने पढ़ लिया है, तो हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं का शामिल किया जाता है, केवल भौगोलिक सीमा के अंदर जो कार्रवाई होती है, क्रियाकलाप होता है, उसे ही सम्मिलित किया जाता है, जो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जीडीपी।
और हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, मूल संवर्धन वाली बात हमने जो बताई है कि उससे अंतर्गत क्या होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये होगी सारी जीडीपी की बातें। देखते हैं जीडीपी के प्रकार। ठीक है, जीडीपी के प्रकार मेजरली हम तीन टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होगा नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल का हिंदी क्या है और रियल का हिंदी क्या है, ठीक है, इसके चक्कर में ना पड़ो। केवल नॉमिनल मतलब नॉमिनल, रियल मतलब रियल। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल बताएंगे और जब परिभाषा हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम चाहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए क्योंकि एग्जाम में नॉमिनल और रियल करके आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल, इससे हम चाहे तो देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जनरली जब हिंदी मीडियम का पेपर आएगा, हिंदी में छपेगा तो देवनागरी लिपि में इंग्लिश लिखी रहेगी। ठीक है, तो लिखते हैं नॉमिनल। ये लिपि देवनागरी है लेकिन सब इंग्लिश का है। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ओके। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? यहाँ पर आप लिखेंगे मौजूदा कीमतों पर जीडीपी। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी। जब नॉमिनल जीडीपी की बात की जाएगी तो आप कहेंगे मौजूदा कीमतों पर जीडीपी। जैसे कि इस साल जो कीमत चल रही है उन्हीं से गणना करते हैं। महंगाई का इस पे कोई असर नहीं होता, सॉरी, महंगाई का असर इसमें शामिल रहता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में मौजूद कीमत पर जीडीपी की गणना करते हैं, महंगाई का असर इसमें शामिल रहता है। कब इसका उपयोग किया जाता है? कह लें कि ये दिखाता है कि बाजार में कुल कितना पैसा घूम रहा है। ठीक है, आपको क्या क्या पता करना है इससे कि बाजार में कुल कितना पैसा घूम रहा है, लेकिन साल दर साल तुलना करने के लिए नहीं है, क्योंकि कीमत बढ़ गई तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी, भले ही उत्पादन ना बढ़ा हो। ठीक है, भले ही उत्पादन ना बढ़ा हो। यहाँ पर हमें लगता है कि एक मौजूदा कीमतों पर जीडीपी और महंगाई का असर इसमें शामिल रहता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इनसे। मौजूदा कीमतों पर लिख लीजिए इस साल। आप कहीं भी बात को कितना देर तक ध्यान रखेंगे पता नहीं। इस साल जो कीमतें चल रही हैं उन्हीं से गणना उन्हीं से गणना करते हैं महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। महंगाई, यहाँ पे कोष्ठक में हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इन्फ्लेशन का असर इसमें शामिल, सॉरी, इसमें शामिल शामिल इसमें शामिल रहता है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं जीडीपी कैलकुलेटेड एट करेंट मार्केट प्राइसेस of the year includes
includes the effect of इन्फ्लेशन। ठीक है, इतना आपको जानना है कि बाजार में कुल कितना पैसा घूम रहा है, लेकिन सरल दर सरल की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कीमतें बढ़ गई तो जीडीपी बढ़ जाती है, और कीमतें घट जाती हैं तो जीडीपी घट जाएगी। क्योंकि अगर जैसे कि जीडीपी अगर कीमतें बढ़ गई तो जीडीपी बढ़ जाएगी, भले ही उत्पादन ना हुआ हो। जैसे कि एक पेन इन्फ्लेशन हुआ तो एक पेन 5 रुपए की 6 रुपए में मिल जाए, 6 रुपए में मिलेगी। तो दरअसल पेन एक ही है, केवल कीमत बढ़ी है, तो जीडीपी बढ़ गई, लेकिन पेन एक ही है ना, यही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी यह दिखाता है, यह दिखाता है कि हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखाएंगे, बाजार में कुल कितना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कुल कितना पैसा घूम रहा है, लेकिन साल दर साल तुलना नहीं की जाती, क्योंकि क्योंकि कीमतें बढ़ गई तो जीडीपी बढ़ जाएगी, भले ही उत्पादन न बढ़ा हो। ठीक है, उत्पादन भले ही ना बढ़ा हो लेकिन जीडीपी बढ़ जाएगी, तो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी। एक आता है, दूसरी आती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, इसे हिंदी में भी कहेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, इसकी भी, इसमें ज़्यादा ये बहस में ना पड़े कि यार गलत कर रहे हो, ऐसा इसकी हिंदी बताओ। आपको पढ़ना है तो, जब पहली बार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस में जान रहे हो, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। स्थिर कीमतों पर रियल जीडीपी मतलब जो स्थिर कीमतों पर ज्ञात की जाती है, सीधी सी बात है, स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर जीडीपी। इसके लिए क्या होता है कि ये बेस ईयर चाहिए होता है। ठीक है, बेस ईयर कि किस वर्ष के आधार पर हम यह गणना कर रहे हैं, इसके लिए बेस ईयर चाहिए। किसी आधार वर्ष से आधार वर्ष बदलता रहता है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आधार वर्ष जो जीडीपी की गणना करने के लिए जो आधार वर्ष है, कब से कब है। ठीक है, आधार वर्ष, किसी आधार वर्ष की कीमतों से गणना करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। ठीक है, से गणना करते हैं, और इसमें महंगाई का जो असर होता है निकाल दिया जाता है। महंगाई का असर निकाल दिया जाता है, नोट कर लीजिए। हिंदी अंग्रेजी भी लिख लीजिए। जीडीपी कैलकुलेटेड, जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, जैसे कि प्राइस ऑफ बेस ईयर लिख लीजिए। प्राइस, प्राइसेस, देखिए जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उनसे होती रहेंगी। प्राइसेस ऑफ
बेस ईयर। इन्फ्लेशन इफेक्ट इज रिमूव्ड। ओके, नोट कर लीजिए। ये रियल जीडीपी का प्रयोग क्या क्यों किया जाता है, आप ये बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि पता नहीं कब तक याद रखेंगे। रियल जीडीपी असली विकास दिखाने के लिए, ठीक है। रियल जीडीपी का प्रयोग असली असली विकास दिखाने के लिए। रियल जीडीपी ये बताती है कि जो वास्तविक उत्पादन है, सॉरी, वास्तविक जो उत्पाद में वास्तविक में वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है, कि वास्तव में कितनी उत्पाद हुई है, लिख लीजिए। असली विकास दिखाने के लिए यह बताता है कि उत्पादन में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है। और मैं इसे शार्ट नोट भी कर दूंगा, आप लेकिन पढ़ने के बाद ये वह शार्ट नोट याद आएगा और समझ में आएगा, ठीक है। साल दर साल तुलना के लिए यह सबसे सही माप, ठीक है, सबसे सही माप पे है जो साल दर साल तुलना की जाती है। इसके बाद एक जीडीपी आता है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है? यह महंगाई नापने का एक पैमाना है, ठीक है, यह महंगाई का पैमाना है। यह बताता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना अंतर है, लिख लीजिए। यह बताता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच कितना अंतर है। यह सबसे व्यापक महंगाई मापक है, ठीक है, सबसे व्यापक महंगाई मापक है। यह सबसे व्यापक महंगाई मापक है क्योंकि यह सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, क्योंकि यह सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है। अब हम आगे समझेंगे कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के जो क्वेश्चन बना था सन 2025 में, उस आधार पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे और आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी आप नए नए हैं तो ज़्यादा बोर हो जाएंगे आप।